हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने कल का वीडियो अगर मुथूट फाइनेंस के बारे में मैंने बनाया था, अगर इसको आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेक कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। ओके दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है दोस्तों, वो है भारत पेट्रोलियम, जो कि BPCL भी इसको कहा जाता है। ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जैसे कि इट्स एन इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और ये ऑयल में काम करती है। ये स्टॉक सेलेक्ट करने का मेरा एक ही मोटिव है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को इस कंपनी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है ये BSE और NSE में लिस्टेड है कि इस कंपनी को ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर इसीलिए लेते हैं क्योंकि इसको एडवर्टाइज़ किया जाता है कि या फिर कोई न्यूज़ चैनल में ऐसा बताया जाता है कि आपको डिविडेंड यील्ड अच्छा मिलता है। डिविडेंड यील्ड इसीलिए अच्छा मिलता है क्योंकि आपका स्टॉक प्राइस में कोई डेवलपमेंट नहीं होती है दोस्तों, इसलिए आपको डिविडेंड यील्ड अच्छा मिलता है। क्योंकि जैसे स्टॉक का प्राइस नीचे आता है तो आपको डिविडेंड यील्ड अच्छा बन जाता है। ये ऐसे गवर्नमेंट कंपनी है कोई जिसका कोई बिज़नेस का कोई कोई ग्रोथ नहीं है, जो कि कोई फ्यूचर नहीं, जैसे सभी कंपनी को मालूम है, जैसे सभी लोगों को मालूम है गवर्नमेंट अभी क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी करके उसी में ज़्यादा फोकस कर रहा है। आपको ज़्यादा जगह पर गवर्नमेंट अच्छे खासे सब्सिडीज़ और इंसेंटिव्स दे रही है अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया तो। अगर ऐसे और प्लस सोलर में ऐसे सभी तरह से क्लीन एनर्जी में गवर्नमेंट ज़्यादा प्रोत्साहन कर रहा है। इस कंपनी का अगर आपने फ्यूचर देखेंगे तो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इस कंपनी के शेयर्स के इसमें भी आपको कोई ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन एक गवर्नमेंट एंटिटी है, इसलिए आपको इस बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस बिज़नेस से दूर रहना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर को ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं कि कोई छोटी कंपनी बहुत बड़ी है। 1976 में शुरू हुई थी, मुंबई और महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम होता है, अगर आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कम से कम 10-15 साल 20 साल ऐसा रहना चाहते हैं। तो अगर इतने लंबे समय के लिए आप इस कंपनी में रहेंगे तो आपका कैपिटल फंस सकता है और जो आपने इन्वेस्ट किया है शायद वो भी आपको वापस ना मिल सके। इसलिए ऐसे स्टॉक से मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को दूर रहना पसंद, इसीलिए मैं इनको दूर रहना बोलता हूँ। चलिए इस कंपनी का बैलेंस शीट चेक करेंगे। अगर आप इसके बैलेंस शीट देखेंगे तो आप देख सकते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस पहले 31,000 थे, बाद में 51 हो गए, बाद में कम होकर 47 हो गए, बाद में 47,000 हो गए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट कंपनी है तो बोरोइंग्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है। उसी तरह शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं, 16,000 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि 2000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप देख सकते हैं, अराउंड 2000 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कंपनी का डिविडेंड यील्ड ये बहुत ही बढ़िया डिविडेंड देता है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने रिसेंटली आप देख सकते हैं 2023 में 2 बार डिविडेंड दिया है, 21 एंड 4 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 25 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। 22 में भी कंपनी ने 6 + 5 11 रुपये का डिविडेंड दिया था। 21 में भी आप देख सकते हैं 23 + 5 अराउंड 26 रुपीज़ का। 21 में तो और भी दिया था। बहुत बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है 21 में, आप देख सकते हैं 5 + 5 10 प्लस 35 मतलब 45 मतलब 68 रुपीज़ तक डिविडेंड कंपनी ने एक साल में दिया था। बहुत ही अच्छा डिविडेंड कंपनी ने 21 में दिया था। इसलिए ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर इसी के लिए इस कंपनी में जाना पसंद करते हैं क्योंकि डिविडेंड अच्छा खासा देता है। लेकिन डिविडेंड सिर्फ हमारा मेन गोल नहीं होता है दोस्तों, हमको ये भी देखना पड़ता है कि कंपनी बिज़नेस कैसे करती है, कंपनी के बिज़नेस में ग्रोथ होना चाहिए। अगर आप सिर्फ डिविडेंड के लिए जाएंगे तो आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो भी आपका खतरे में आ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देख सकते हैं, 98,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है और ये निफ्टी 50 में भी स्टॉक ट्रेड करता है।
सो इस मार्केट लीडर में आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री नंबर 1 है, क्योंकि रिलायंस का अभी भी कोर बिजनेस उसको ऑयल एंड गैस से माना जाता है। सो इसीलिए इसको अभी भी रिफाइनरीज के बिजनेस में कंसिडर किया जाता है। सो सेकेंड IOCL है, थर्ड BPCL आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं आप। अब देख सकते हैं 2013 में कंपनी का सेल्स चल रहा था 2,42,000 करोड़ से, बाद में 264 हुआ, फिर से घट गया 242, फिर से कम होगा 187 हो गया, 2017 में 201 हो गया, 2018 में 2,35,000 करोड़ का हो गया, 19 में 292 हुआ, 20 में 284, 21 में 230, 22 में 346, ऐसे आपको सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन आपने अगर मार्जिन देखेंगे तो आप देख सकते हैं 3%, 4%, 7%, 6%, कुछ मार्जिन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितना कंपनी कमा रहा है उतना ही खर्चा कर रही है, मार्जिन आपको कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। उसी के ऊपर कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, इसीलिए आप देख सकते हैं इंटरेस्ट भी कंपनी अच्छा खासा पे कर रही है। अगर कंपनी डेट फ्री रहेगी तो ये ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉफिट भी देख सकते हैं 1,900 है, बाद में 4,000, 5,000, 3,000, सॉरी 8,000 है, बाद में 9,000, 9,700, 8,500, 3,600, 17,000, 11,000, 2,000। आप देख सकते हैं प्रॉफिट में कोई आपको स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिल रहा कि ग्रेजुअली कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा स्लोली ग्रो हो रहा है। यहाँ पर अब एक बार बहुत ही अच्छा प्रॉफिट, एक बार बहुत ही कम। आप देख 17 से सीधा 11,000, बाद में सीधा 2,000, यहाँ पर 9,000 था, बाद में 3,000 हो गया। ऐसे प्रॉफिट में स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनका बिजनेस ही ऐसा है, जैसे ऑयल एंड गैस या पेट्रोलियम का बिजनेस होता है, इसलिए इनमें कोई आपको स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं 52% गवर्नमेंट के पास ही है। इसका मेन प्रोमोटर आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। सो 52%, 53% गवर्नमेंट है, 13% FI से, 22% DI से, 10% पब्लिक आपको देखने को मिल रही है। इसी तरह आप अगर आप शेयर होल्डिंग शेयर प्राइस भी देखेंगे तो 452 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। सो 5 साल में आप देख सकते हैं आपका कुछ रिटर्न ही नहीं बना है। 5 साल में आप देख सकते हैं 34% का रिटर्न है। अगर आप मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ मतलब एक ही साइड वेज में ये घूमता रहता है, बीच में अगर कुछ कवर आ गई तो अच्छा खासा आपको स्पीड देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट भी इस कंपनी को प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। सो अगर आप देख सकते हैं रिसेंटली गवर्नमेंट ने कंपनी के डिसइन्वेस्टमेंट के बहुत सारे प्रपोजल्स रखे थे। सो अभी वही चल रहा है कि गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो फ्यूचर का जो स्ट्रेटजीज है, मतलब कोई भी सामने बायर नहीं आना चाहता, नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि फ्यूचर में इस बिज़नेस का कोई ग्रोथ नहीं है। अगर आप यहाँ से 10 साल 15 साल देखने को जाएंगे तो इस सेक्टर के लिए बहुत ही खतरा आपको देखने को मिल सकता है। सो इसीलिए कोई भी सामने ठीक तरह से नहीं आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इसको डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है। सो देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको करता है कि नहीं, आने वाले उस वक्त में आपको पता चल जाएगा। सो ये रहा आज का स्टॉक दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया था, ज़्यादातर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो कभी कभार मैं ऐसे भी स्टॉक लेके आता हूँ जिसमें आपको बताता हूँ कि ऐसे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो चलिए अब मार्केट के बारे में थोड़ा देखते हैं। सो निफ्टी आपको कल खुलेगा 21,700 पर। निफ्टी ने क्लोजिंग दिया था। पिछले 5 दिनों का अगर आप ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो आप देख सकते हैं निफ्टी एक ही रेंज में घूम रहा है। सिर्फ 10 पॉइंट का ही आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। मतलब पूरे हफ्ते मार्केट कि कुछ मोमेंट ही नहीं दिखा। जहाँ पर शुरू हुआ था वहीं पर आकर 10 पॉइंट के तेज़ी देखकर क्लोज हुआ है पूरे 5 दिन में। सो देखना पड़ेगा कि ये हफ्ते मार्केट कैसे चलेगा। ये पूरा हफ्ता मार्केट खुलेगा, कोई छुट्टी नहीं है। सो देखते हैं कि मार्केट इस हफ्ते में कैसा आपको मतलब परफॉर्मेंस देता है। सो आज तमिलनाडु में एक इन्वेस्टर का ये चल रहा था कि इन्वेस्टर्स का ये चल रहा था सेशन कॉन्फ्रेंस चल रहा था। तो रिलायंस ने अनाउंस किया है कि वो तमिलनाडु में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो वो भी अराउंड आपको देख सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन में वो अपना प्लांट बनाना चाहते हैं। सो इसलिए उन्होंने तमिलनाडु में इन्वेस्ट करना चाहता है कि उन्होंने बताया है वीडियो कॉन्फ्रेंस में, और बहुत ही बड़ी अमाउंट वो वहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं रिलायंस हैज़ कमिटेड टू इन्वेस्ट $10 बिलियन
ओवर 3 ईयर्स करके उन्होंने बताया है, जो कि न्यू एनर्जी बिजनेस में करना चाहता है करके उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बताया है। सो तमिलनाडु में कल मैंने आपको बताया था वीडियो बना के कि विनफास्ट करके कंपनी है, वो भी $2 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहती है अपने इलेक्ट्रिकल प्लांट बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल कार का प्लांट बनाने के लिए। अब ये रिलायंस भी अनाउंस कर रहा है कि अपना ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट वो वहाँ पर बनाना चाहता है आने वाले 3 साल में, अराउंड $10 बिलियन का इन्वेस्ट करना चाहते हैं करके उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में बताया है। सो अच्छा खासा ग्रोथ और अच्छा खासा इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। अगर इंडियन इकोनॉमी अच्छा रहेगी तो हमारा स्टॉक मार्केट भी और भी ऊपर जाने का पूरा चांसेस है। सो आप देख सकते हैं कि अगले हफ्ते कौन से इवेंट्स है करके। सो अगले हफ्ते मेन इवेंट वो है दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स। सो अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स चल रहे हैं, लेकिन बड़े कंपनी के रिजल्ट्स आपको 11 तारीख के बाद ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि HDFC AMC है, इन्फोसिस है और TCS। ये आपको 11 तारीख के इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। और आने वाले हफ्ते में भी आपको और भी दिग्गज कंपनी के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं HCL टेक, HDFC लाइफ है और विप्रो का भी रिजल्ट्स आने वाले हफ्ते में मतलब आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ और भी इवेंट्स होने वाले हैं अगले हफ्ते। वो है US का इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, वो आपको अराउंड 11 या 12 तारीख तक देखने को मिलेगा। सो आने वाले 11 जनवरी के 11 या 12 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। सो देखना पड़ेगा कि US का इन्फ्लेशन कैसा चलता है। अगर ये इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहेगा तो हम लोग रेट कट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर वो इन्फ्लेशन बढ़ गया तो रेट कट थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन ज़रूर होगा, रेट कट ज़रूर होगा, लेकिन जो उन्होंने टाइम फ्रेम बताया उसके अंदर शायद नहीं हो सकता है। सो उसी के साथ और भी है, जैसे कि रेड सी क्राइसिस, मतलब सभी लोगों को मालूम है कि यमन के थ्रू जाकर रेड सी में जाकर जो इजिप्ट के थ्रू जाकर यूरोप में जो सामान पहुंचता था, ट्रेड होता था, जो कॉमन वे था, वहाँ पर थोड़ा क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि वहाँ यमन के कुछ मिलिटेंट ग्रुप जो शिप के ऊपर अटैक करते हैं। सो अभी देखना पड़ेगा कि ये हफ्ते अगर कुछ मतलब स्थिति में अगर कुछ सुधारण हो गया तो अच्छा खासा होगा। अगर ऐसे अटैक होता रहेगा तो ये एक मार्केट के लिए एक थ्रेट बन सकता है। सो उसी के साथ क्रूड ऑयल का भी आपको नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ऐसा अटैक होता रहेगा तो क्रूड ऑयल में ये प्रेशर लेके आ सकता है। सो हमको क्रूड ऑयल को भी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। तो उसी के साथ FI और DS के भी डाटा ऑब्जर्व करने पड़ेंगे कि FIS पिछले हफ्ते FIS ने तो नेट बाइंग की थी ऑलमोस्ट। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही दिन उन्होंने सेलिंग किया था, बाद में 3 दिन उन्होंने बाइंग की थी। तो देखना पड़ेगा कि हफ्ते वो लोग क्या करेंगे। DIS तो नेट सेलर बनकर रह गए थे पिछले हफ्ते। सो उसी के साथ कोचिन शिपयार्ड, आप सभी लोगों को मालूम है, एक डिफेंस कंपनी है कोचिन शिपयार्ड। सो इसके इन्होंने फेस वैल्यू का स्प्लिट अनाउंस किया था कि वो 10 रुपये का शेयर को 5 रुपये के फेस वैल्यू में स्प्लिट करना चाहते हैं, मतलब एक के बदले एक शेयर मिलेगा। जो जिसके पास 20 शेयर है तो उसको एक के बदले एक शेयर मिलेंगे। सो उसका एक्स डेट है 10 जनवरी को। सो 10 जनवरी के बाद ये आपको जो भी इसका शेयर प्राइस चल रहा है, मतलब 1300 चल रहा है, तो इसका हाफ प्राइस पर ये आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। और जिसके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स है उसको कुछ दिन के बाद उनके डीमैट के अकाउंट में आपको शेयर्स क्रेडिट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। कल फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, बाय।